नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 9 अगस्त और द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं हम लोग यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो एक आर्टिकल है माइनिंग पॉलिसी शिफ्ट के नाम से। तो माइनिंग पॉलिसी शिफ्ट मतलब कि इंडिया की जो माइनिंग पॉलिसी है उसमें किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं। देखिए, बदलाव आने का कारण क्या है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो भी मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स का यूज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में, कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है मिनरल्स का। जैसे आयरन ओर है, बॉक्साइट है, या एल्यूमिनियम है। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम निकलता है। और स्टील है, ग्रेफाइट है, कोबाल्ट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे एंशियंट टाइम में, अगर आप ध्यान देते हैं तो एंशियंट टाइम में आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट था वो ज़्यादा ज़रूरी था इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे तकनीकी विकास होता गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता गया सोसाइटी में, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के साथ में आप देखते होंगे कि सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की चीज़ों का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ज़रूरी है अर्थव्यवस्थाओं के लिए, अगर किसी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बने रहना है। तो ऐसे में भारत में जो खनन का काम है, यानी जो माइंस और मिनरल्स का काम है, तो ये माइंस और मिनरल्स का काम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा देखा जाता है, यानी खनन मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है। और इस सारे काम को रेगुलेट करने के लिए दो एक्ट्स हैं ओवरऑल। पहला एक्ट जो है वो है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, ठीक है। दूसरा एक्ट है ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये 2002 में आया था, ठीक है। तो ये 2002 का एक्ट है और 2010 से लागू हुआ, ठीक। ये कुल मिलाकर के दो एक्ट हैं जिनके अंतर्गत जितने भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, यानी जिनका खनन किया जा रहा है या उत्पादन किया जा रहा है, उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं ये दोनों एक्ट। जिसमें से आप देख रहे होंगे कि जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, ये एक्ट जो है जैसे देश के अंदर जहाँ भी खाने हैं किसी भी खनिज से जुड़ी, तो उन खानों में जो भी उत्पादन का काम चल रहा है उस उत्पादन के काम को रेगुलेट करने का काम करता है। और ऑफ शोर एरियाज़ का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो अपतटीय क्षेत्र हैं। अपतटीय क्षेत्र का मतलब क्या है, तो एक तो आपको पता होगा कि जो कोई कंट्री है, अगर मान लीजिए समुद्री सीमा है उस कंट्री की, तो उस समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनल टेरिटरी में शामिल होता है उस देश के। और उसके बाद में तट से अगर देखें तो तट से एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये 200 नॉटिकल माइल तक का होता है। तो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन में जो भी खनिज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए जो रेगुलेशन का काम है वो दूसरे इस एक्ट के माध्यम से होता है, ऑफ शोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002, जो कि 2010 में लागू किया गया। अब रेगुलेशन में देखिए, सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग आप समझ रहे होंगे कि रेगुलेशन में क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा खनिज कहाँ है। तो एक तो पता लगाने का काम। दूसरा, जब ये पता लग जाए तो पता लगने के बाद ये देखना कि जहाँ पर खनिज है क्या इतनी पर्याप्त मात्रा में है कि अगर हम उसका खनन करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खनन करने में जो लागत आने वाली है उस लागत से ज़्यादा उस लागत से कम उत्पादन कर पाए हम। मतलब कहने का ये है कि जितना उत्पादन हो उससे ज़्यादा लागत लग जाए, मीन्स प्रॉफिट की जगह निगेटिव हो जाए हमारे लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि उत्पादन की पर्याप्त मात्रा हमें वहाँ ना मिले। मीन्स इस मामले में आप ऐसे समझिए कि अगर 100 खानों के बारे में ये पता लगाया जाए, मीन्स 100 क्षेत्र ऐसे चुने जाते हैं जब कि यहाँ खनिज है, तो उनमें से एक क्षेत्र ऐसा निकलता है कि जहाँ पे वास्तव में खान का काम शुरू किया जा सकता है। तो ये रेशियो रहता है, लेस देन 1% रेशियो रहता है कि 100 में 100 जगह जब पता लगती हैं तो उनमें से एक जगह जो है जहाँ आदमी खान लगा के, मीन्स कंपनी खान लगा के खनन का काम कर पाती हैं। दूसरा कि इसके अलावा
जो खनन का काम है अब ये आम आदमी तो कर नहीं सकता, तो बड़ी कंपनी काम करती हैं क्योंकि अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब कोई भी कंपनी जा कर के या फिर कोई भी लोग ग्रुप बना करके खनन तो करने नहीं लगेंगे। खनन करना ऐसे तो फिर जो है सब लोग खनन कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटी फैल जाएगी। तो कुल मिला करके ये खनन का काम वही करेगा जिसे सरकार लाइसेंस देगी। तो सरकार लाइसेंस किसे देगी? सरकार जो है लाइसेंस देती है जिस कंपनी को, वो ये खनन का काम कर सकती है। अब काम में आप समझ गए होंगे कि खान से रिलेटेड काम में पहला काम ये है कि पता लगाना कि खनिज कहाँ है। दूसरा ये पता करना कि घाटे में तो नहीं चली जाएगी, अगर यहाँ पे जो है उत्पादन करने का प्रक्रम शुरू किया जाए तो घाटा तो नहीं लगेगा। और तीसरा काम हो गया कि खनन स्टार्ट करने के लिए किसी कंपनी को जगह अलॉट कर देना, एलोकेशन कर देना कि चलिए आप जो है खनन करिए। तो इन्हीं चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के 3 लाइसेंस हैं, ठीक है, जिसमें से अभी भारत सरकार ने नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है जो MMDR है, यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल है। इसमें संशोधन किया है 1957 के बिल में। देखिए ये जो है ये कई बार अमेंड हो चुका है ये बिल, फिलहाल अभी 2023 में एक बार फिर से अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी है। अब अभी इस समय अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है ये समझ लीजिए। आप देखिए कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि तकनीक का इस वर्तमान समय में जो भी विकास का मॉडल है, इस विकास के मॉडल में तकनीक का, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। और ख़ास तौर से जैसे आप देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डाटा से रिलेटेड डाटा बिजनेस हो गए, या फिर जो है जो क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, या हाईटेक कंप्यूटिंग हो गई, या स्पेस एक्टिविटीज़ हो गई। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में जो भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है, उन इक्विपमेंट्स में उन्हें बनाने के लिए हमें जो है कुछ विशेष मिनरल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो जो मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं उन इक्विपमेंट्स को बनाने में, उन मिनरल्स का प्रोडक्शन अभी भारत में उतना ज़्यादा नहीं है। या तो भारत कुछ मिनरल्स के लिए पूरी तरीके से टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है, पूरी तरह से आयात करना पड़ता है, या फिर जो है बहुत कम मात्रा में उत्पादन होता है, या फिर किसी दूसरे देश में जाकर के किसी दूसरे देश की खान में खनन का काम अगर आप करते हैं तो ऐसे भी भारत के पास बहुत ज़्यादा खाने दुनिया के कई देशों में नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा खनन मंत्रालय के अंदर जो है एक अलग से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड करके एक बनी हुई है कंपनी। तो उसका काम यही है कि विदेशों में जहाँ कहीं भी प्रोजेक्ट ऐसे मिनरल से रिलेटेड हमें मिल सकते हैं तो उन्हें लेकर के अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए उन एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स का इस्तेमाल करना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो मिनरल्स हैं तो ये कितने हैं। तो ये जानने के लिए अभी सरकार ने 2022 में एक कमेटी गठित की थी, और उस कमेटी को गठित करने के बाद सरकार ने ये लिस्ट जारी की कि 30 जो है ऐसे मिनरल्स हैं, और इन मिनरल्स को कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। इसके बाद नंबर 2, दूसरे टाइप के मिनरल्स जिनको लेकर के सुधार किया है अभी बिल में, वो है डीप सीटेड मिनरल्स। तो डीप सीटेड मिनरल्स के बारे में आप जान लीजिए कि ये डीप सीटेड मिनरल्स जो हैं 300 मीटर से अधिक गहराई पर जो भी मिनरल्स स्थित होते हैं तो उनको कहते हैं डीप सीटेड मिनरल्स, जिसमें सोना है, चांदी है, इस तरीके की जो बहुमूल्य धातुएं हैं, ऐसे ही करके प्लेटिनम बेस्ड मेटल्स हो सकती हैं। तो ये सारी जो मेटल्स हैं इनके प्रोडक्शन को लेकर भी सरकार जो है एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा तेज़ करना चाहती है, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडिया का आने वाले समय में कहीं भारत जो है किसी तरीके से पिछड़ ना जाए। तो हमें जो है अपने आप को सेल्फ रिलायंट या सेल्फ डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो हमें अपनी जो खनिजों की उत्पादन प्रक्रिया है, विशेष तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स और डीप सीटेड मिनरल्स, इनके लिए हमें जो है तेज़ी लानी पड़ेगी। दूसरी बात कि जो ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है, इसमें कुछ बार बार आपको जो है एक चीज़ सुनने को मिलेगी कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट ए में, तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि कुछ 12 मिनरल्स ऐसे थे कि उन 12 मिनरल्स को सरकार ने एज एटॉमिक मिनरल्स लिस्टेड कर रखा था, और उनका जो खनन है वो केवल सरकारी कंपनियां ही कर सकती थी, इवन आप कह सकते हो कि PSU ही कर सकते थे। तो अब सरकार ने उस 12 में से 6 मिनरल्स को बाहर निकाल दिया है उस लिस्ट से, ताकि जो अन्य कंपनियां हैं वो भी उसका खनन कर सकें। दूसरा, एक लाइसेंस का नया टाइप एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के नाम से लेकर के आई है कि ताकि कहाँ कहाँ खनिज हैं भारत में उनका तेज़ी से पता लगाया जा सके,
और पता लगाने के साथ में अब आप देखिए एक चीज़ और भी आपको बताते हैं कि ये जो काम हमने आपको बताए थे, खनिज का पता लगाना, फिर उसके बाद में ये पता करना कि लागत इकोनॉमिक वायबल रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर उसके बाद में जो है खनन का काम करने वाली कंपनी को काम देना, तो ये सारे काम जो है अलग अलग कंपनियां करती हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन का काम जो लोग करते हैं तो उनको कहते हैं जूनियर माइनिंग कंपनीज। ये टर्म्स सारे आप समझ लीजिए ताकि अभी जो है आगे जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आए। तो अभी हम लोग जो है सारी चीज़ें ही माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में आज पूरा जो है माइनिंग सेक्टर भारत का एक बार समझेंगे, कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी फेडरेशंस हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी फेडरेशंस हैं, उनके क्या जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या उनकी क्या पहल है खनिज क्षेत्र को लेकर के। तो ऐसे में हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार ने कौन से 6 जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं या फिर वो 30 एलिमेंट्स कौन से हैं जिसको अभी जो कमेटी 2022 में बनाई थी उसने बताया है। भारत कौन कौन से मिनरल्स के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है, कौन से मिनरल्स हैं जिनको 50% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, बाकी 50% प्रोडक्शन भी कर लेता है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए जो है अब एक एक करके आप बारिश देखते आइए। तो सबसे पहले क्या है कि किसी एक तो इसमें थोड़ा सा हमने ज़्यादा टर्म्स को इंक्लूड कर लिया है। ज़्यादा टर्म्स को इसलिए इंक्लूड किया है ताकि फर्दर आप कभी जब माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में कहीं कुछ पढ़ने को मिले तो एटलीस्ट आप भी पढ़ के उसे आराम से समझ सकें। क्योंकि देखिए लगातार वैसे तो पढ़ाने वाले लोग पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी समझ भी विकसित होनी चाहिए ताकि जो है आप मीन्स आपको भी सेल्फ रिलायंट या सेल्फ डिपेंडेंट धीरे धीरे करके होना चाहिए। तो छोटे छोटे चरणों में ही जो है ऐसा होता है सबके साथ। तो कुछ टर्म्स उन्हें भी हम समझेंगे माइनिंग इंडस्ट्री से लेकर के। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको पहला टर्म दिख रहा होगा माइनिंग कंसेशन। माइनिंग कंसेशन का मतलब क्या है? माइनिंग कंसेशन का मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए कि माइन से रिलेटेड जो भी काम है वो सारे काम खनिज के ढूंढने से लेकर के और खान में उत्पादन चालू होने तक जहाँ जहाँ जो कुछ भी जिस प्रकार की भी अनुमति लेने की बात आती है तो उस सारी अनुमति के लिए सरकार जो भी परिपत्र या आदेश जो भी देती है वो सब माइनिंग कंसेशन के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे अगर लाइसेंस है, कंपोजिट लाइसेंस है, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है, तो ये सारे लाइसेंस जो है माइनिंग कंसेशन के अंदर आएंगे। माइनिंग लीज जो है कि लीज दे दी किसी कंपनी को कि हाँ ठीक है पट्टे के लिए हमने आपको दे दिया 50 साल पर, अब आप जो है 50 साल तक इसमें उत्पादन करते रहिए, तो ये भी जो है एक तरह का माइनिंग कंसेशन है। तो माइनिंग लीज क्या है? माइनिंग लीज आप समझ रहे होंगे, खनन का काम आप कर सकते हैं, इसकी अनुमति आपको मिल जाती है, तो ये माइनिंग लीज हो गई। कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरेशन लाइसेंस क्या है? तो एक्सप्लोरेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि खनिज कहाँ है, ठीक है कितने की नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का काम ये होता है, तो इसमें ये अनुमान लगाया जाता है, जो जियोलॉजिस्ट और इंजीनियर होते हैं वो ये पता करते हैं कि प्रोजेक्ट अगर यहाँ खान लगाई जाती है, अगर प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो वो इकोनॉमिकली वायबल होगा कि नहीं होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अब इसके लिए जो है यूनाइटेड नेशंस का एक फ्रेमवर्क है रिसोर्सेज के लिए, तो उस फ्रेमवर्क में 4 कैटेगरी मीन्स उसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि आप जो है अगर जानना है आपको कि कोई प्रोजेक्ट आप कहीं लगाना चाहते हैं तो उसे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो उसमें जो है 3 तरीके के कोड्स को एज एक्सिस इस्तेमाल किया जाता है, ई एक्सिस, एफ एक्सिस, जी एक्सिस। तो ये ई एफ जी जो है, तो ई का मतलब होता है इकोनॉमिक वायबिलिटी चेक करने के लिए, दूसरा फीजिबिलिटी कैसी है प्रोजेक्ट की, तीसरा जी का मतलब है जियोलॉजिकल असेसमेंट उस जगह का, कि जियोलॉजिकल असेसमेंट करना। अब जियोलॉजिकल असेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, तो उसको जो है क्लासीफाई कर रखा है जियोलॉजिकल असेसमेंट को 4 पार्ट्स में, उसको बोलते हैं G1, G2, G3, G4। तो ये G1, G2, G3, G4 लेवल का एक्सप्लोरेशन करने के बाद ये देखा जाता है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर वायबल है, हमें नुकसान नहीं होगा। तब उसके बाद फाइनली इस EFG एक्सिस के लेवल पर चेक करने के बाद प्रोजेक्ट को वहाँ पर लगाया जाता है। तो अभी तक हम लोग जो है दोनों एक्ट्स के बारे में, बाकी क्लासिफिकेशन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। कंपोजिट लाइसेंस के बारे में आप जान लीजिए। तो कंपोजिट लाइसेंस जो है, अगर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और जो माइनिंग लीज है उन दोनों को मिला करके आपको लाइसेंस मिल जाता है। मींस प्रोस्पेक्टिंग भी आप कर लीजिए और प्रोस्पेक्टिंग करने के साथ ही साथ में माइनिंग लीज भी आपको मिल जाएगी, अगर जो है प्रोस्पेक्ट है इकोनॉमी जो प्रोजेक्ट है मिनरल प्रोजेक्ट, तो वो आपको मिल भी जाएगा। तो उसको कहते हैं कंपोजिट लाइसेंस, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज। लाइसेंस के बारे में सारा आप समझ ही गए होंगे। एक्सप्लोरेशन और ये देखिए एक्सप्लोरेशन और प्रोस्पेक्टिंग, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से आप समझ लीजिए एक बार कि प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन में क्या अंतर है। तो आप देखिए स्क्रीन पे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा
कि प्रॉस्पेक्टिंग डन एट द लार्ज एरिया। भाई जितने बड़े एरिया में अब जहाँ आप खनन शुरू करेंगे तो पूरा देखना पड़ेगा ना कि कहाँ कहाँ कितना कितना मिलने की संभावना है खनिज, तो बड़े एरिया पे की जाती है प्रॉस्पेक्टिंग। और इनडायरेक्ट मेथड्स के थ्रू की जाती है, जैसे जियो फिजिक्स, जियो केमिस्ट्री, इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि बिना खोदे ही तो पता लगाना है ना कि इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं है। दूसरा, एक्सप्लोरेशन जो है वो प्रॉस्पेक्टिंग के पहले किया जाता है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन में सिर्फ ये पता लगाया जाता है कि यहाँ पे खनिज है, ठीक है, उपस्थित है। और प्रॉस्पेक्टिंग जो है वो एक्सप्लोरेशन के बाद की जाती है। दूसरा, एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? टू सी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस, और प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? टू मेक श्योर दैट देयर इज अ डेफिनेट, ओके, मीन्स यहाँ पे है पर्याप्त निक्षेप किसी खनिज का जिसका हम जो है उत्खनन कर सकते हैं। और दूसरा, एक्सप्लोरेशन जो है वो जियोफिजिकल मेथड से किया जाता है, और प्रॉस्पेक्टिंग में जो है ड्रिलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और कुल मिलाकर के लेस देन 1% ऑफ एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स टिपिकली प्रोग्रेस टू एस्टैब्लिशिंग ए माइन। एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट, ये टर्म आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा। तो ये एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट का मतलब ये है कि अगर कहीं पर कोई जो है खनिज उपस्थित है तो उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट अवेलेबल है हमें यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग जो शेड्यूल की बात कर रहे थे और एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो एक बार ज़रा सा उसको भी देख लेते हैं कि सरकार ने कौन कौन से 30 मिनरल्स को क्लासीफाई किया है एज ए क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया, और इसके अलावा कहाँ कहाँ पे भारत जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ज़रा गौर से उस पर भी। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट शेड्यूल है MMDR 1957 जो एक्ट है। ये एक्चुअल में क्या 2012 की कॉपी है, तो इसमें 11 एलिमेंट्स ही दिए हुए हैं। तो एक बार आप देख लीजिए कि ये पहली शेड्यूल है। इस एक्ट में मैं आपको बता दूं कि 3 शेड्यूल हैं, और पहली जो शेड्यूल है, तो पहली शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाइड एलिमेंट्स की कैटेगरी है जिसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो जिसमें से एटॉमिक मिनरल्स की जो कैटेगरी है उसमें 12 मिनरल्स वर्तमान समय में शामिल हैं। चूंकि ये 2012 की शेड्यूल है तो इसमें भी 11 एलिमेंट्स ही आपको दिखेंगे। उसके बाद दूसरी बात ये कि जो बाकी की 2 शेड्यूल हैं उनको लेकर ये कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो एक शेड्यूल में जो है रॉयल्टी के बारे में बात की गई है कि रॉयल्टी क्या रहेगी, और तीसरी शेड्यूल जो है उसमें डेड रेंट के बारे में बात की गई है कि डेड रेंट वगैरह कैसा रहेगा। तो उनमें ऐसा कोई भी विशेष चीज़ नहीं है कि कभी कोई स्टेटमेंट आपको मिल जाए तो आप जिसमें कंफ्यूज हो। चूँकि देखिए बात जो है फर्स्ट शेड्यूल तक की आ गई है, इसलिए तीनों शेड्यूल्स के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आपको रहना चाहिए। फिलहाल जो पहला शेड्यूल है उस पहले शेड्यूल में आप देखेंगे कि पार्ट ए में हाइड्रोकार्बन्स एनर्जी मिनरल्स हैं, और जिसमें कोल एंड लिग्नाइट अलग रखा गया है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोयला मंत्रालय ही अलग बना रहता है, ठीक है। दूसरा मीन्स आप ये समझिए कि कोयला मंत्रालय अलग रहता है तो इसके खनन का काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर भी जो है फिर प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, ठीक है। एटॉमिक मिनरल्स हैं पार्ट बी में, तो इसी पार्ट बी से जो है 6 मिनरल्स को बाहर निकाला गया है एज ए क्रिटिकल मिनरल कि भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एटॉमिक मिनरल्स में आप देख लीजिए कौन कौन से मिनरल्स हैं। पहला, बेरिल एंड अदर बेरिलियम बियरिंग मिनरल्स। नंबर 2, लिथियम बियरिंग मिनरल्स, इसको बाहर निकाला सरकार ने। तीसरा, मिनरल्स ऑफ द रेयर अर्थ्स ग्रुप कंटेनिंग यूरेनियम एंड थोरियम। तो यूरेनियम और थोरियम को छोड़ करके बाकी के जो मिनरल्स ऑफ द रेयर अर्थ हैं उनको भी इस कैटेगरी से बाहर निकाला है सरकार ने। नायोबियम बियरिंग मिनरल्स, इन्हें भी बाहर निकाला है। फास्फोराइड्स एंड अदर फॉस्फेटिक ओर्स कंटेनिंग यूरेनियम। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि यूरेनियम और थोरियम इन दोनों में जहाँ कहीं भी कंटेनिंग वर्ड है तो यूरेनियम और थोरियम के बिना क्रिटिकल मिनरल्स को बाहर निकाला है। यूरेनियम और थोरियम के लिए जो है इस तरीके के लाइसेंस अभी भी रिजर्व्ड ही हैं गवर्नमेंट के पास, यानी कि जो PSUs हैं वही इस तरीके की माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखिए मीन्स आप जहाँ भी समझेंगे विदाउट यूरेनियम एंड थोरियम जो है वो लाइसेंसेस दिए जाएंगे। छठवां देखिए आप, पिच ब्लेंड एंड अदर यूरेनियम ओर्स। सातवां, टाइटेनियम बियरिंग मिनरल्स एंड ओर्स, ब्रैकेट में देख लिए लिखे हुए हैं इल्मेनाइट, रूटाइल, ल्यूकॉक्सीन। आठवां, टैंटेलम बियरिंग मिनरल्स, इसको भी जो है सरकार ने अभी बाहर निकाला है। नौवां है यूरेनी फेरस एलेनाइट, मोनाजाइट एंड अदर थोरियम मिनरल्स। 10वां, यूरेनियम बियरिंग टेलिंग्स left over from ores after extraction of copper and gold, ilmenite and other titanium ores। और 11वां है जर्कोनियम बियरिंग मिनरल्स एंड ओर्स इंक्लूडिंग जर्कॉन। तो इसको भी सरकार ने जो है बाहर
निकाला है। कुल मिलाकर के जिन 6 मिनरल्स को सरकार ने इस एटॉमिक लिस्ट से बाहर निकाला है वो आपको सारे यहाँ दिख जाएंगे। जो पहले नंबर पर है बेरिल एंड अदर बेरिलियम बियरिंग मिनरल्स, दूसरा लिथियम बियरिंग मिनरल्स, तीसरा तो ऊपर के 3 लगातार, चौथा ये नायोबियम भी जो है बाहर ही निकाला है, 8वां टेंटेलम बियरिंग मिनरल्स और लास्ट 11वां पॉइंट जर्कोनियम बियरिंग मिनरल्स एंड ओर्स इंक्लूडिंग जर्कॉन। तो इनको जो है 6 को एज ए क्रिटिकल मिनरल बाहर निकाला है और इनके लिए सरकार जो है जूनियर माइनिंग कंपनीज को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देगी ताकि जल्दी से जो है हमें एक्सप्लोरेशन पता चल सके और सरकार आगे फर्दर जो है माइनिंग प्रोजेक्ट्स को लगा सके, माइनिंग लीज के बारे में कंसेशन दे सके, कंपोजिट लाइसेंस वगैरह दिया जा सके। कुल मिलाकर के आगे देखिए आप। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जूनियर माइनिंग कंपनी जो है वो एक्सप्लोरेशन तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल माइनिंग कर नहीं सकती, थोड़ी बहुत माइनिंग वगैरह भी कर सकती है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है। तो अब चूंकि माइंस के प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो जूनियर आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो माइनिंग कंपनीज हैं वो जूनियर कंपनीज़ की तरह ही स्टार्टिंग करती हैं। पार्ट सी में आप देख लीजिए मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं, दोनों ही तरीके के हैं, ये ध्यान रखिएगा, मेटलिक भी हैं नॉन मेटलिक भी हैं। और कौन कौन से हैं तो इसमें 11 आपको दिख रहे होंगे, एस्बेस्टस, बॉक्साइट, क्रोम, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड, मैग्नीज, प्रीशियस स्टोन्स एंड जिंक। और ये 11 जो हैं मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स पार्ट सी। यानी ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 1957 के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट सी में है। तो आप समझ गए होंगे पार्ट ए में हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड मिनरल्स थे, कोल एंड लिग्नाइट, उसके बाद पार्ट बी में एटॉमिक लिस्ट थी, पार्ट सी में मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल है और बाकी के दोनों शेड्यूल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब आप चलिए एक बार कि क्रिटिकल एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से 30 हैं जिन्हें कमेटी ने घोषित किया, उनको देखिए आप ज़रा। ये देखिए ज़रा कि भारत सरकार जो है वो इंपोर्ट को लेकर के किस पर कितने परसेंट डिपेंड है। मीन्स आप देख सकते हैं कि कौन से मिनरल के लिए 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है भारत। तो पहला है लिथियम, समझ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लिथियम कहाँ से इंपोर्ट करता है, चिली से, फिर रसिया, चाइना, आयरलैंड, बेल्जियम। आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं इसका। दूसरा आप देखिए कोबाल्ट को लेकर भी 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन निकल है, वैनेडियम है, नायोबियम है, जर्मेनियम है, रीनियम है, बेरिलियम है, टेंटेलम है, स्ट्रॉन्सियम है। तो ये 10 एलिमेंट जो हैं, इन 10 एलिमेंट्स के लिए भारत सरकार 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इनको आप एक बार गौर से देख लीजिएगा, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वैनेडियम, नायोबियम, जर्मेनियम, रीनियम, बेरिलियम, टेंटलम, स्ट्रॉन्शियम। कभी आपसे जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में कि इनमें से कौन से एलिमेंट के लिए भारत जो है इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है 100% या 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे कि 10 एलिमेंट हैं जिनके लिए 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और जिसमें से आप देख रहे होंगे कि चिली है मेजर इंपोर्ट सोर्स हमारा, चाइना है, स्वीडन है, कुवैत है, ब्राज़ील है, चाइना है, रशिया है। ये देख रहे होंगे मेजर इंपोर्ट सोर्स 2020 लिखा है, तो इसके लेके आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि ये भारत सरकार का 2023 का जो है डाटा है। तो 2023 में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी क्रिटिकल मिनरल्स को सिलेक्ट करने से पहले जो रिपोर्ट निकाली है उसमें भारत सरकार ने खुद 2020 का ही डाटा अवेलेबल कराया है। तो इस डाटा को लेकर के कोई कन्फ्यूजन आप अपने मन में मत रखिएगा। फिर उसके बाद आप देखिए कि 50% से ज़्यादा किन के लिए, तो 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके लिए 50% से ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो पहला है जर्कोनियम और दूसरा है ग्रेफाइट नेचुरल, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि केवल 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए 50% से ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। उसके बाद 50% इंपोर्ट करना पड़ता है अपने यूज़ का मैग्नीज़, जिसको साउथ अफ्रीका से मंगाते हैं। इसके बाद में क्रोमियम और फिर उसके बाद सिलिकॉन लेस देन 1%, और चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम लोग। ये वो कमेटी है जिसका गठन किया था सरकार ने 1 नवंबर 2022 को, और इसमें आप देख रहे होंगे टोटल 7 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता कर रही थी डॉक्टर वीना कुमारी देरमल, ठीक है, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की ब्यूरोक्रेट हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो डॉक्टर वीना कुमारी देरमल की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था, जिसको ये बताना था कि भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो क्रिटिकल हैं। आप अध्यक्ष को एटलीस्ट कम से कम याद रखिएगा। एक चीज़ आप ये देख लीजिए कि इस कमेटी में कहाँ कहाँ से थे। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से 2 लोग हैं, है ना। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, IBM जो है ये इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के एक मेंबर थे।
काबिल है, तो ये काबिल आप समझ रहे होंगे वही है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, उसका एक मेंबर है। फिर उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक मेंबर है, एक मेंबर नीति आयोग से है, और बाकी इसके अलावा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के कोई अधिकारी हैं। कुल मिलाकर के आप समझ रहे होंगे कि काबिल भी शामिल था इसमें, जीएसआई भी शामिल है, नीति आयोग भी शामिल है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस आईबीएम भी शामिल है, और खनन मंत्रालय खुद शामिल है। तो इतने लोगों को मिलाकर के जो है ये कमेटी बनाई गई थी। अब इसके बाद आगे देखिए आप क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल। यहाँ देख सकते हैं आप, क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच आर इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल्स और इवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ दीज मिनरल्स इन फ्यू जोग्राफिकल लोकेशंस में लीड टू सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी एंड डिसरप्शन। कुल मिलाकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं, और जिनकी अपने पास खुद उत्खनन की अवस्था ना होने के कारण या हमारा उत्पादन काफ़ी कम हमारे पास होने के कारण या 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट होने के कारण कभी भी नेशनल सिक्योरिटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का खतरे में पड़ सकता है बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन्स वल्नरेबिलिटी। जैसे कोविड-19 के टाइम जो देखा गया कि चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले देशों में था दुनिया के। अभी भी जो है WTO की एक रिपोर्ट आई है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है वर्ल्ड ट्रेड को लेकर के, तो दुनिया में जो टोटल 2022 में $31 ट्रिलियन का व्यापार हुआ है, और उस $31 ट्रिलियन के व्यापार में अभी भी चाइना जो है वो बिगेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर के तौर पर गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिला करके पहले स्थान पर बना हुआ है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के किसी देश राष्ट्र को खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। कुल मिलाकर ये तस्वीर आप देखेंगे थोड़ा और साफ होगा आपको कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और सप्लाई रिस्क, ये दोनों चीज़ें मिल करके तय करती हैं कि मिनरल कितना क्रिटिकल है। तो क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स जो है वो डिसाइड होगी बाय द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस एंड द सप्लाई रिस्क ऑफ द मिनरल। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी आप देख रहे होंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है और सप्लाई रिस्क को लेकर के क्या इश्यूज़ हैं, तो ये आपको दिख रहे होंगे, इनको आप पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। देखिए किसी एलिमेंट के क्रिटिकल होने की डिग्री भी है, तो 3 कैटेगरी बनाई गई है, मोस्ट क्रिटिकल, मॉडरेटरी क्रिटिकल, लीस्ट क्रिटिकल। और क्रिटिकल करने का दायरा कैसे तय हुआ है कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो 5 से ज़्यादा देशों में क्रिटिकल एलिमेंट में शामिल है तो वो मोस्ट क्रिटिकल है, अगर 3 से 5 देशों के बीच में क्रिटिकल एलिमेंट्स की लिस्ट में शामिल है तो वो मॉडरेटरी क्रिटिकल है, अगर 3 से कम देशों के लिए शामिल है मतलब एलिमेंट क्रिटिकल लिस्ट में, तो फिर जो है वो लीस्ट क्रिटिकल है। जैसे लास्ट में आप इसमें नीचे देख रहे होंगे कि भारत के लिए जो है फर्टिलाइज़र कितने इंपॉर्टेंट हैं, और फर्टिलाइज़र इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों भारत की जीडीपी का 22% जो है वो खेती से ही आता है, और 22% जीडीपी का जो हिस्सा है जब खेती से आता है तो फर्टिलाइज़र हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। और ऐसे में फर्टिलाइजर्स में भी आप कौन कौन से एलिमेंट देखिए दे रखा है, फर्टिलाइजर मिनरल्स लाइक पोटास एंड रॉक फॉस्फेट, यानी फॉस्फोराइट जिसको बोलते हैं रॉक फॉस्फेट को, ये भी जो है क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में शामिल है। और चूँकि भारत जो है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का उर्वरकों का जो उपभोग है उसमें दूसरे नंबर पे आता है, और सार्क कंट्रीज़ में पहले नंबर पे आता है। ये देखिए क्रिटिकल मिनरल्स जो है किस तरीके से निकाले गए, तो ये मिनरल्स की लिस्ट बनाई गई, लिस्ट बनाने के बाद देशों में देखा गया कि कौन से देश में, जैसे 6 देशों के को आधार लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, यूके, जापान, साउथ कोरिया। तो इन 6 देशों के आधार पर ये देखा गया कि कौन सा एलिमेंट जो है, कौन सा एलिमेंट कितना क्रिटिकल है। इसीलिए जो मोस्ट क्रिटिकल और मॉडरेट क्रिटिकल और लीस्ट क्रिटिकल की कैटेगरी बनाई गई है वो इसी बेसिस बनाई गई कि 5 देशों से ज़्यादा में है, या फिर 3 से 5 देशों के बीच है, या फिर 3 देशों से कम देशों में क्रिटिकल है। तो ये कैटेगरी इस बेसिस पे तैयार की गई है। कुल मिलाकर के आप जो है इसको आगे देख रहे होंगे, आप देखिए ये जो है कितने एलिमेंट्स के लिए बनाया था। बाकी अभी जो कलर हैं इनके रेफरेंस भी अलग आपको समझ में आएंगे। फ़िलहाल आप ये देखिए कि ये एलिमेंट्स 60 एलिमेंट्स तो ये हैं, और उसके बाद में 69, तो कुल मिलाकर के 69 एलिमेंट्स जो है निकाले गए थे। उसमें से 30 मिनरल्स को जो है इस कमेटी ने भारत के लिए क्रिटिकल के तौर पर चुना है। अब यहाँ जो आप ये टेबल देख रहे होंगे जिसमें आपको एक येलो कलर, रेड कलर और ब्लू कलर दिख रहा है, तो येलो कलर पर आप ध्यान दीजिए। देखिए इस चीज़ को बहुत धैर्य से देख लीजिए, क्योंकि बाद में क्या है ना, यहाँ ना तो आप इतना सर्च करके देख पाएंगे, आपको बड़ी दिक्कत भी होगी। तो अभी कुल मिला के ये कि दिख रहा है
तो एक बार जो है आप खुद धैर्य से पॉज करके थोड़ा सा एक बार समय दे के देख लेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए हो जाएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इस पोर्शन से 100% एक या दो क्वेश्चन हर साल में किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछा ही जाता है। तो कुल मिला के स्ट्रेटजिक मिनरल्स येलो, 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट। देखिए स्ट्रेटजिक मिनरल्स किनको कहते हैं, जैसे स्पेस सेक्टर या डिफेंस सेक्टर में जिन मिनरल्स का यूज़ किया जाता है उनको स्ट्रेटजिक सेक्टर के मिनरल्स कहते हैं। या फिर जैसे पेट्रोलियम हो गया, आपने देखा भी होगा स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए जाते हैं। तो ये इस तरीके के जो मिनरल्स हैं उनको कहते हैं स्ट्रेटजिक मिनरल्स, ठीक है। इम्पोर्ट डिपेंडेंट 100% हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि 10 एलिमेंट थे जिनके लिए भारत इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट था और मोर देन 50% पे 2 एलिमेंट के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंट था भारत। अब कुल मिलाकर के एक बार जो है आप ऊपर जो हम लोग टेबल देखते आए हैं इसमें भी आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब आप कलर का इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। तो अब आप देखिए कि येलो, रेड, ब्लू ये सारा जो भी बना हुआ है, तो इससे आप एटलीस्ट कम से कम एक बार ये देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स के लिए भारत पूरी तरीके से 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। पहले भी था, अभी भी देख सकते हैं 50% कम, इसमें भी आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। बाकी आप इसमें ये भी समझ जाएंगे देख करके कि कौन कौन से वो एलिमेंट हैं जो वास्तव में दुनिया के लिए क्रिटिकल एलिमेंट्स की लिस्ट में आते हैं। देखिए सारे देशों के लिए क्रिटिकल एलिमेंट्स एक समान नहीं होते, ये बात आपको याद रखनी है। अलग अलग देशों के अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल के उनकी अलग अलग ज़रूरतों के अकॉर्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी जो है वो अलग अलग है हर देश के लिए। इसके अलावा इसके बाद में फिर देखिए जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ में कंसल्टेशन किया कमेटी ने। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है तो इनके साथ में जो है कंसल्टेशन किया। ये देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं इनको लेकर के थोड़ा असमंजस की स्थिति रहती है। तो आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स को जो है अपनी स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आप देखिए ये 6 एलिमेंट्स जो हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के तौर पर इस मंत्रालय ने बताए हैं। मंत्रालय का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो इस मंत्रालय ने 6 रेयर अर्थ एलिमेंट बताए हैं। कौन कौन से हैं? नियोडीमियम, प्रासियोडीमियम, डिस्प्रोसियम, यूरोपियम, इट्रियम, टर्बियम। देख लीजिए कुल मिलाकर के, कभी जो है बाई चांस मिले 6 ही हैं, ज़्यादा है भी नहीं। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है ना। ये ट्रियम और टर्बियम और यूरोपियम ये तो आसान है। बाकी ये डिस्प्रोसियम और प्रासियोडीमियम और नियोडीमियम ये थोड़े से आपको जो है अजीब लग सकते हैं। और कुल मिलाकर के वैसे जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं वो टोटल लगभग 17 रेयर अर्थ एलिमेंट माने जाते हैं। तो फिलहाल इस मंत्रालय ने जो है इन 6 के बारे में बताया कि हमारे लिए जो है ये 6 रेयर अर्थ मटेरियल जो हैं वो न्यूक्लियर और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए ज़रूरी हैं। और कौन कौन से? ऊपर 3 आपको 6 तो नीचे हो गए और 3 ऊपर 9 कौन से हो गए? टाइटेनियम मिनरल्स, जर्कॉन और मोनाजाइट। ये कुल मिलाकर के जो आप कह सकते हैं कि टोटल 9 एलिमेंट हैं जो डिफेंस और न्यूक्लियर सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। बाकी आप इसको पॉज करके देखेंगे, साइड में इनके डिटेल्स के बारे में भी लिखा हुआ है, आप लोग खुद पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर से कंसल्टेशन किया गया तो इन्होंने 3 बताए। कौन कौन से? लिथियम, निकल और सिलिकॉन। तो जो विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड काम है उस विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड काम में ये लिथियम, निकल और सिलिकॉन ये बताया इस मिनिस्ट्री ने कि हमारे लिए ये क्रिटिकल एलिमेंट हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो आगे और भी कोबाल्ट है, मैग्नीज है, फॉस्फेट है, नेचुरल ग्रेफाइट है, कॉपर है, बॉक्साइट है, जिंक है, कैडमियम है, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, लाइम स्टोन है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है ये दूसरी मिनिस्ट्री ने अपने लिए क्रिटिकल बताए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। ये आप देख रहे होंगे, इससे आपको पता लग जाएगा कौन कौन से क्रिटिकल हैं। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने ये 2 बताए, रॉक फॉस्फेट एंड पोटास, इसके बारे में अभी हम लोगों ने अभी बताया आपको ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये देखिए 2 बताए होंगे कि ये मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट्स की कैटेगरी में शामिल नहीं है। कौन कौन से? नियोडीमियम और गैडोलिनियम, ये दोनों जो है मोस्ट क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में शामिल नहीं है। और पहला जो है नियोडाइमियम, इसका यूज किया जाता है किसके किसके लिए? मैग्नेट्स एंड रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इनमें यूज़ किया जाता है। इन पे बहुत गौर से ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि ये जो है फंसाने के लिए कभी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है जिनको मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट्स में शामिल नहीं किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो रिमार्क्स दिए उसमें बोला इन्होंने। और जो दूसरा है गैडोलिनियम, ये इस्तेमाल होता है MRI, एक्सरे और अदर मेडिकल टेक्निक्स
के लिए। कुल मिलाकर के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये भी बोला कि हर 3 साल पर जो क्रिटिकल मिनरल्स की एलिमेंट की लिस्ट है इसको रिवाइज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आज क्रिटिकल नहीं है वो कल क्रिटिकल नहीं रह जाएगा, कल वो क्रिटिकल हो सकता है। तो ये बातें जो है एटलीस्ट कम से कम आपको याद रखनी होंगी। कुल मिलाकर के सारे निष्कर्ष पे अंत में कमेटी ने जो 30 मिनरल्स जिनको क्रिटिकल मिनरल्स माना भारत के लिए, वो ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये टोटल 30 मिनरल्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 1 से लेके 15 तक तो नॉर्मल आप सीधे नाम पढ़ सकते हैं इनके। 16वां जो है PGE करके लिखा हुआ है, यानी ये प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद में जो 19 नंबर पे आप REE देख रहे होंगे, ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एलिमेंट्स हो गए। कुल मिलाकर के आपको 33 जो हैं वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अब आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि काउंटिंग में तो 30 हैं, लेकिन वास्तव में जो PGE है और REE है, तो ये PGE और REE इन दोनों के अंदर जो है कई एलिमेंट शामिल हैं, ठीक है। जैसे प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर आप देख रहे होंगे 6 एलिमेंट शामिल हैं, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे कि कुल मिलाकर के 17 एलिमेंट जो है शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो एलिमेंट्स की लिस्ट जो है क्रिटिकली जो है भारत के लिए क्रिटिकल हैं वो काफ़ी लंबी है, और ओवरऑल जो है 30 क्रिटिकल मिनरल्स को अनाउंस किया है इस कमेटी ने। अब फाइनली जो संशोधन किए गए हैं 2023 के बिल के द्वारा, वो 2023 के बिल में संशोधन इसीलिए किए गए हैं कि ये एलिमेंट्स जो हैं, इन एलिमेंट्स को लेकर के भारत सेल्फ रिलायंट हो सके। देखिए कुल मिलाकर के ये है कि हम लोग तो थोड़ा ज़्यादा डीप से डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक बार केवल आप देख लेंगे सारी चीज़ें, तो उसके बाद फिर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। बाकी आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है आप अपने हिसाब से छांटना चाहें, हम तो अपने हिसाब से बता ही रहे हैं, आप अपने हिसाब से भी छांटना चाहें तो आप छांट सकते हैं। कुल मिलाकर के आप एक निगाह देख लीजिए सारी चीज़ें। अब कुल मिला के हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद कि फर्दर जो संशोधन किए गए हैं MMDR में, भारत सरकार ने अभी जो ऑफशोर एरियाज़ वाला बिल है उसमें भी संशोधन किए हैं, ठीक है भाई। उत्पादन बढ़ाना है क्रिटिकल मिनरल्स का, तो ऑफशोर एरियाज़ में भी हमें जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सप्लोरेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टिंग एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करके ओवरऑल मिनरल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए जो संशोधन किए जाने थे वो संशोधन किए हैं सरकार ने दोनों ही मिनरल से रिलेटेड एक्ट में, ऑफशोर एरियाज़ को लेकर और जो इंटरनल टेरिटरी में माइंस हैं उनको लेकर। अब हम लोग जो है लास्ट में अब डिस्कशन करते हैं थोड़ा कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं या फिर और कौन से टर्म्स हैं रिलेटेड। एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जूनियर माइनिंग कंपनीज के बारे में हम आपको बता चुके हैं। लुक आउट फॉर लैंड विद ए हायर चांस फॉर अनकवरिंग लार्ज मिनरल डिपॉजिट्स, मींस कहीं पे लार्ज मिनरल डिपॉजिट हो सकते हैं, इसका पता लगाने का काम जो है ये करते हैं। बाकी माइंस की बात करें तो माइंस की ये कैटेगरी है, देखिए कैप्टिव है, मर्चेंट है, लार्ज स्टैंडिंग अलोन माइंस है। इसमें से कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस को आप समझ लीजिए। कैप्टिव माइंस का मतलब ये होता है कि ये माइन जो भी प्रोडक्शन करेगी उसको अपने खुद के यूज़ में ही लेती है, बाहर कहीं बेच नहीं सकती है। लेकिन अभी इसमें कुछ प्रोविज़न चेंज कर दिए गए हैं, ये अपने प्रोडक्शन का 50% जो है अब बेच भी सकते हैं, ठीक है। मींस वैसे इनको जो है सारा अपने ही कंजम्पशन मतलब अपने ही यूज़ में लेना होता था। और कुल मिलाकर के जो नॉन कैप्टिव माइंस हैं इनमें क्या है, ये दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं और खुद अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अब नॉन कैप्टिव में भी और कैप्टिव में भी दोनों में ऐसा है, लेकिन कैप्टिव माइंस जो है उनके ऊपर 50% का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। कुल मिलाकर के जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है 1957 का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात के लिए एम्पावर करता है कि वो किसी भी माइन के पर्टिकुलर एंड टू एंड यूज़ को फिक्स कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। अच्छा, माइंस के रेगुलेशन को लेकर के एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑक्शन करती है, यानी एलोकेशन कर देती है। बाकी लाइसेंस देने का काम और प्रोडक्शन से रिलेटेड और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे वो रिलेटेड काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को ही मिलता है। इन केस अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एलोकेशन, जैसे मान लीजिए सरकार ने ऑप्शन कर दिया केंद्र सरकार ने, उसके बाद अगर एलोकेशन करने में या फिर लाइसेंस वगैरह देने में लेट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर एक टाइम के बाद में उसको होल्ड भी कर सकती है, सारे प्रोसेस को अपने हाथ में ले सकती है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चला सकती है। कुल मिलाकर के कैप्टिव माइंस नॉन कैप्टिव माइंस के बीच का अंतर आप समझ गए होंगे। क्लासिफिकेशन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है।
EFG एक्सिस के बारे में भी बता चुके थे आपको। आप थोड़ा सा एक बार ये देखिएगा कि इसको जो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप ने 2004 में अपनाया था और इसका नाम है पूरा द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर रिसोर्सेज, UNFC इसको बोलते हैं। और ये प्रोजेक्ट बेस्ड एंड प्रिंसिपल्स बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो किसी प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल, सोशियो इकोनॉमिक वायबिलिटी और टेक्निकल फिजिबिलिटी के आधार पर मतलब ये आधार तय करता है कि जो ये प्रोजेक्ट जो लगाया जाएगा वो एनवायरमेंटल, सोशियो इकोनॉमिक वायबिलिटी इसकी कैसी है, क्या इम्पैक्ट रहेंगे, ठीक है, और टेक्निकल फिजिबिलिटी इस प्रोजेक्ट की कैसी रहेगी। ये जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क है क्लासिफिकेशन फॉर रिसोर्सेज का, ये एक तरह से यूनिवर्सली एप्लीकेबल स्कीम है जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट्स को क्लासीफाई किया जाता है। बाकी आपको दिख ही रहा होगा कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप ने इसको 2004 में अडॉप्ट किया था। एक्सिस के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 3 एक्सिस थी, इकोनॉमिक, रिप्रेजेंट फिजिबिलिटी एक्सिस और जियोलॉजिक एक्सिस। और उसके बाद में EFG एक्सिस, इनके अंदर भी अपने अपने 3 कोड होते हैं, मतलब कैटेगरी की जाती है कि फिजिबिलिटी के लेवल पर कितना अच्छा है। अगर बहुत अच्छा है तो 1 नंबर, नहीं तो 2 नंबर, नहीं तो 3 नंबर। तो तीनों ही एक्सिस में अपने 3-3 कोड हैं। और कुल मिलाकर के जब ये सारा क्लासिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तब जा कर के कोई माइन जो है वहाँ पर एस्टेब्लिश की जाती है और खनन का काम शुरू होता है। बाकी ये जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर देखिए क्या क्या काम किया जाता है। 6 स्टेज होते हैं उसमें। जियोलॉजिकल सर्वे किए जाते हैं, जियोकेमिकल सैंपलिंग की जाती है, जियोफिजिकल वर्क एंड बोर होल लॉगिंग की जाती है, टेक्निकलिटी ऑफ पिट्स और ट्रेंच टू एक्सप्लोर, गड्ढे खोदेंगे तो क्या क्या टेक्निकलिटी आएगी वो देखा जाता है। लिथो जियोकेमिकल स्ट्रक्चर देखा जाता है, जो ऊपर की क्रस्ट वगैरह है उसका लिथो जियोकेमिकल स्ट्रक्चर क्या है। पेट्रोग्राफिक और मिनरोलॉजिकल स्टडीज़ बाकी भी की जाती हैं, उनके बारे में देखते हैं कि रॉक्स जो हैं वहाँ पर वो कितनी पतली हैं, मोटी हैं, केमिस्ट्री क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है रॉक का, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या रॉक की, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कहीं पर भी माइन एस्टेब्लिश करने से पहले। उसके बाद आप अगले टर्म की तरफ चलेंगे तो सरफेशियल एंड बल्क मिनरल्स, ये दोनों आपको सुनने को मिलेंगे। तो बल्क मिनरल्स का मतलब तो आप जान लीजिए, ये इसमें प्रीसियस मेटल्स और प्रीसियस स्टोन्स जो है वो शामिल नहीं किए जाते बल्क मिनरल्स में, ठीक है। तो क्या क्या है, बॉक्साइट है, रूटाइल है, आयरन ओर है, टेंटेलम है, अदर मिनरल्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशंस, बदला भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा कोई उपलब्धता के आधार पर नहीं है, ये सरकार जो है समय समय पर तय करती होगी। तो बल्क मिनरल्स में कुल मिला के अभी वर्तमान समय में बॉक्साइट है, रूटाइल है, आयरन ओर है, टेंटेलम है, ये 4 दिखते होंगे। बाकी जो सरफेशियल डिपॉजिट्स हैं, जैसे मिट्टी की ऊपरी सतह में ही जो खनिज मिल जाने वाले रहते हैं, या जो बेड रॉक है एक तरीके से, उस बेड रॉक पे नियर द अर्थ सरफेस जो मिल जाते हैं मिनरल्स, उनको ये सरफेशियल डिपॉजिट्स कहते हैं। तो बल्क मिनरल्स सरफेशियल डिपॉजिट्स हो गए। क्रिटिकल एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। डीप सीटेड मिनरल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि 300 मीटर से ज़्यादा की गहराई पर जो एलिमेंट होते हैं उनको डीप सीटेड मिनरल्स कहा जाता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर का मतलब क्या है, देखिए ऑक्शन जब किया जाता है तो ऑक्शन करने में क्या बोली लगाई जाती है। अच्छा, ऑक्शन भी देखिए 2 तरह का होता है, एक तो नॉर्मल ऑक्शन किया जाता है, दूसरा एक होता है रिवर्स बिडिंग ऑक्शन बोलते हैं उसको। तो ऑक्शन में देखिए नीलामी का मतलब क्या, आपने सिंपल सा मूवी वगैरह में देखा होगा, सामान रखा और कहा कि इसकी बोली स्टार्ट की जाएगी 1 लाख से, फिर उसके बाद लोग बोलना शुरू करते हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो होता क्या है कि रेट बढ़ता चला जाता है। मीन्स जो नीलामी करने वाला है वो क्या करता है कि लोएस्ट प्राइस से जो है स्टार्ट करता है, ठीक है। और जो सेलिंग, इसमें रिवर्स बिडिंग में क्या होता है कि रिवर्स बिडिंग में सेलर जो है वो पहले ही बता देता है कि इसका ये प्राइस हो सकता है हाईएस्ट, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो है रिवर्स बिडिंग करते हैं लोग। तो कुल मिलाकर के रिवर्स बिडिंग और नॉर्मल ऑक्शन में अंतर ये होता है कि जो नॉर्मल ऑक्शन है वो अपने हाईएस्ट प्राइस पे जाकर के ख़त्म होती है, और जो रिवर्स बिडिंग है वो अपने लोएस्ट ऑप्शन पे जाकर के, मीन्स लोएस्ट अमाउंट पे जाकर के ख़त्म होती है। बस अंतर दोनों का ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ बायर कीमत लगाते हैं, यहाँ सेलर पहले से बता देता है कि हमारी चीज़ की कीमत जो है ये होगी। फिर उसके बाद बाकी के जो लोग होते हैं, कंपनीज जो होती हैं, वो बोली लगाना शुरू करती हैं और बोली लगातार धीरे धीरे करके गिरती जाती है, ठीक है, बढ़ती नहीं है। अब कुल मिलाकर के रिवर्स बिडिंग आपने देख ही लिया होगा, देखिए लिखा हुआ भी है, विच सेलर्स बिड फॉर द प्राइसेज एट
which they are willing to sell their goods and services. It is opposite of a regular auction where a seller puts up an item and buyers place bids until the close of the auction at which the time goes to the highest bidder. ठीक है, ऑक्शन प्रीमियम का मतलब क्या है कि जितने पर खान की नीलामी हो गई उसको कहते हैं ऑक्शन प्रीमियम, क्योंकि देखिए ऑक्शन प्रीमियम में जो है हिस्सेदारी की जाती है। ठीक है, जैसे जिसने एक्सप्लोरेशन किया है जिस कंपनी ने, तो उस एक्सप्लोरेशन करने वाली कंपनी को भी कुछ ना कुछ शेयर दिया जाता है इस ऑक्शन प्रीमियम का। उसके बाद में ये कमेटी जो है हुदा कमेटी, ये 10th 5 ईयर प्लान जब चल रहा था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो मिड टर्म अप्रेजल किया गया, बीच में जो कहें एक तरीके से समीक्षा की गई उस योजना के दौरान जब, तो उसमें जो है ये रिकमेंडेशन दिया गया था उस समीक्षा के दौरान कि एक हाई लेवल कमेटी गठित की जानी चाहिए खनन मंत्रालय के लिए। तो उस समय जो है ये हुदा कमेटी गठित की गई थी और इसने 2006 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। सरकार ने इसकी सारी जो है अनुशंसाएं मानी नहीं, पर फिर भी जो है कुछ अनुशंसाओं को मान लिया। जो एक्ट्स हैं वो ये काम करते हैं, आपने देख ही लिया। डीप सीटेड मिनरल्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, देख सकते हैं आप कौन कौन से हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मिनरल्स, देखिए ये भी जो है डीप सीटेड मिनरल्स में है। होते क्या है, डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू एक्सप्लोर एंड माइन, थोड़ा महंगा पड़ता है इनको निकालना कंपेयर टू सरफेशियल और बल्क मिनरल्स, इनसे ज़्यादा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव भी है और डिफ़िकल्ट भी है। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ऊपर 17 होते हैं, हम आपको एक बार बता भी चुके हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं ये ट्रियम, स्कैंडियम यहाँ भी जो है लिखे हुए हैं। एक्चुअल में है क्या कि जो केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा एक पीरियोडिक टेबल होती है, तो उस पीरियोडिक टेबल में जो लैंथेनाइट कैटेगरी के एलिमेंट हैं उन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट बोला जाता है। पर लैंथेनाइट कैटेगरी के अलावा भी 2 एलिमेंट हैं जो रेयर अर्थ मिनरल्स में शामिल होते हैं, और वो हैं ये ट्रियम और स्कैंडियम। इन दोनों का ध्यान रखिएगा कि ये लैंथेनाइट कैटेगरी में शामिल नहीं होते हैं। दूसरा, ये थोड़ा सिल्वरी वाइट सॉफ्ट हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंस इनकी क्यों है, कभी इनका वजन कम होता है, शॉर्ट सप्लाई होती है, कॉस्ट फैक्टर की वजह से, स्ट्रेटजिक यूटिलिटी की वजह से, इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास तौर से डिफेंस इंडस्ट्री और भी जो स्ट्रेटजिक इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे एनर्जी है, न्यूक्लियर है, स्पेस है। आपने देखा होगा ना देशों के बीच में जब साझेदारी की बात आती है तो कहते हैं कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। तो ये जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है ना, तो उसमें ये स्ट्रेटजिक सेक्टर जो है ऐड किए जाते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री है, एनर्जी है, न्यूक्लियर है, स्पेस है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके बाद मेटलर्जी के बारे में हम लोग जो है, अब ऐसा है कि एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं तो ये थोड़ा लंबा जाएगा। अब इसके पार्ट 2 जो है बनाएंगे, तो उस पार्ट 2 में आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट 14 तक सारे क्रिटिकल एलिमेंट्स के बारे में, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, माइनिंग में यूज होने वाले सारे टर्म्स के बारे में, लाइसेंस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में कुल मिलाकर के हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं, तो आप इसको जो है समय निकाल के धीरे धीरे करके देखते रहिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में ही सारा कुछ देखें। और कुल मिलाकर के वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने किसी दोस्त वगैरह को भी रिकमेंड आप कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।